जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बता दूंगा। तो इक्विटी डेरिवेटिव जो मार्केट है इंडिया में, जो चैप्टर 6 है ट्रेडिंग मैकेनिज्म के ऊपर है, तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, स्क्रीन बेस्ड एक्सचेंज है, ऑर्डर ड्रिवन मार्केट होता है। ऑर्डर के अनुसार प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता है, प्राइस टाइम प्रायोरिटी मैचिंग होता है। आपने 100 पे बाय किया है, किसी ने 100 पे सेल किया, लिक्विडिटी प्रॉपर है, तब अगर प्राइस मैच करेगा तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। पहले क्या होता था, ओपन आउट टाइप होता था। ओपन आउटक्राई का मतलब है लोग चिल्लाते थे, अपने हाथ के इशारों से बाय एंड सेल करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम चलता है। ट्रेडिंग आवर क्या होता है एफएनओ का, 9:15 AM टू 3:30। लेकिन सेबी ने परमिट किया है टू एक्सटेंड आवर बिटवीन 9 AM टू 11:55 PM। ठीक है, नो फिक्स प्राइस बैंड अप्लाई इन डेरिवेटिव। प्राइस बैंड कोई अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेंज लिमिट होती है। जो डायनेमिक प्राइस बैंड अपन जानते हैं ना, वो ऑपरेटिंग रेंज है। लेकिन डेरिवेटिव में कोई भी स्टॉक एक दिन में 40% तक भी गिरता है। ठीक है, तो देखिए एंटाइटीज कौन कौन होती है, एक होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं या तो अपने अकाउंट्स में या तो क्लाइंट्स के अकाउंट में। उन्हें ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं। ट्रेडिंग मेंबर को एक यूनिक मेंबर आईडी दी जाती है और कैन रजिस्टर मल्टीपल यूजर, यानी कि एक मेंबर आईडी से बहुत सारे मल्टीपल यूजर भी क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट मेंटेन प्रॉपर क्लाइंट कोड एंड रिस्क कंट्रोल। फिर होते हैं क्लीयरिंग मेंबर, एक होते हैं सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर, जो अपने अकाउंट्स में और अपने क्लाइंट के अकाउंट के ट्रेड को क्लियर करते हैं। कुछ होते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, जो अपने अकाउंट में ट्रेड भी करते हैं और उसको क्लियर भी करते हैं, अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के और अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के। जो प्रोफेशनली क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो केवल ओनली अपने ट्रेड को सेटल्ड करते हैं। ठीक है, अपने लिए ट्रेड नहीं करते, केवल क्लियरिंग करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स और क्लाइंट क्या होते हैं, जो ट्रेड करते हैं मल्टीपल ब्रोकर से। ठीक है, थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर। ऑथराइज ब्रोकर कौन होते हैं, जो सब ब्रोकर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर के जो नीचे होते हैं उसको ऑथराइज ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, सेबी ने सब ब्रोकर कैटेगरी को एबॉलिश कर दिया था 2019 में, और माइग्रेट हो गए थे ऑथराइज पर्सन पे। ठीक है, और फुल्ली ट्रेडिंग मेंबर अगर वो एलिजिबल हुए तो। ठीक है, ऑर्डर टाइप क्या होता है, कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, प्राइस कंडीशन। एक होता है डे ऑर्डर, जिसकी वैलिडिटी होती है ट्रेडिंग डे में, जैसे आपने जिस दिन ऑर्डर लगाया डे ऑर्डर में लगाया तो सेम डे के लिए वो वैलिड होगा। इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर क्या होता है, या तो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा अगर उस प्राइस पे नहीं मिला तो। इमीडिएट और कैंसिल। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस में आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए। मार्केट ऑर्डर मीन्स मार्केट में जो प्राइस मिले उस पे आप बाय करें। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है, सेटअप प्राइस, जब वो रीच होता है उस प्राइस पे आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम मैच होना जरूरी है, प्राइस का मैच होना जरूरी है। ठीक है, जो हाईएस्ट बिड प्राइस होता है वो मैच होता है लोएस्ट आस्क प्राइस से। ठीक है, और देयर आर नो ट्रेडिशनल प्राइस बैंड इन एफएनओ, कोई प्राइस बैंड नहीं है। ठीक है, प्राइस फ्रीज जरूर होता है, ठीक है, लेकिन हॉल्ट होता है, लेकिन फिर वो एडजस्ट हो जाता है। देखिए आपने एफएनओ में ट्रेड किया होगा तो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टॉक एंड इंडाइसेस इन एफएनओ। एफएनओ में किसी स्टॉक या इंडाइसेस का को रखने के लिए क्या क्राइटेरिया है। पहली लिक्विडिटी होनी चाहिए,
मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए उस स्टॉक्स में, ठीक है। बहुत ही कम स्टॉक या इंडाइसेस ही एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक है। पहला, स्टॉक के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टॉक मस्ट सस्टेन स्पेसिफिक बेंचमार्क फॉर 6 मंथ। टॉप 500 बाई एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 500 में के रेंज में होना चाहिए मार्केट कैप के अनुसार, ठीक है। एंड ट्रेडिंग टर्नओवर और मीडियन क्वार्टर सिग्मा होना चाहिए 75 लाख का, ठीक है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एटलीस्ट 1500 करोड़ होनी चाहिए। एवरेज डेली डिलीवरी कितनी होनी चाहिए? 35 करोड़ के, ठीक है। अगर स्टॉक फेल होता है मीट क्राइटेरिया फॉर 3 consecutive month, तो 3 महीने न्यू फ्यूचर या ऑप्शन सीरीज इशूड नहीं होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के, ठीक है। अगर एक बार स्टॉक रिमूव हो गया तो उसको फिर से 6 मंथ लगेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एलिजिबल होने के लिए और रीइंट्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क फॉर सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव, ठीक है। और सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव रिक्वायर मिनिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी 15% ऑफ एक्टिव ट्रेडिंग मेंबर और 200 ट्रेडिंग मेंबर ट्रेड इट, 200 ट्रेडिंग मेंबर उसमें ट्रेड करने की। 75% ऑफ ट्रेडिंग डे एक्टिव होना चाहिए। एवरेज डेली टर्नओवर 75 करोड़, ओपन इंटरेस्ट 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर रिव्यू में फेल होते हैं तो नेक्स्ट रिव्यू तक उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। इंडेक्स के लिए क्या है? 80% ऑफ इंडेक्स वेटेज मस्ट कम फ्रॉम स्टॉक इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी फॉर एफएनओ, ठीक है। अगर नो एलिजिबल स्टॉक 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट कंटिन्यू टू मीट क्राइटेरिया, अगर 3 मंथ कंटिन्यू फेल हुए तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी बोनस इशू कर रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, राइट इशू, मर्जर, लार्ज या लार्जर डिविडेंड, तो क्या होना चाहिए? बोनस इशू कैसे होता है? बोनस इशू का फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाई बी, एस, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आता है ऐसी से, ठीक है। तो रेशो कैसा होता है? ए डिवाइडेड बाई बी, कि एक शेयर के बदले एक शेयर मिला, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बॉक्स, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट होता है तो इफ स्टॉक स्प्लिट इन ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, दो के बदले, ठीक है, स्प्लिट हुआ है, ठीक है, मीन्स ए है 2, बी है 1, तो फैक्टर होगा ए डिवाइडेड बाई बी। तो स्टॉक स्ट्राइक आर डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 इन अ 2-for-1 स्प्लिट, ठीक है। राइट इशू में क्या होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन राइट रेशो और प्राइसिंग, ठीक है। शेयर विथ शेयर होल्डर के पास ए शेयर्स हैं तो गेट बी राइट एट प्राइस ऑफ एस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वन शेयर एंटाइटलमेंट कितना होगा? पी माइनस एस इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसके मैं फॉर्मूले आपको एक तो अलग से सीट में लिख के दे दूंगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बोनस इशू का आता है, एक डिविडेंड का भी आता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, इसको देख के मत घबराइए, केवल ये देखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। केवल फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इसका हो गया, ठीक है। तो इसका फैक्टर स्टॉक स्प्लिट का हो गया ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और राइट इशू का पी माइनस एस इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। डिविडेंड में क्या होता है? अगर स्टॉक ने छोट डिविडेंड दिया 2% से कम, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी डिविडेंड कहलाता है, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है एफएनओ के शेयर्स में। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट प्राइस 100 है और डिविडेंड 2 रुपए इशू किया गया, 2 रुपीज, तो एफएनओ में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर 2% से ऊपर का डिविडेंड दिया गया तब एफएनओ में एडजस्टमेंट किया जाता है, प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है।
ट्रेडिंग कॉस्ट क्या लगते हैं? यूजर चार्जेस, स्टेटरी चार्जेस, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगते हैं। पहला होता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज चार्ज किसको मिलता है? ब्रोकर को। ठीक है, वो लोअर भी होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, और ब्रोकर की सर्विस के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कितना ले सकते हैं। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी कितना होता है? एसटीटी, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्ज। एसटीटी ऑन सेलिंग इक्विटी कितना होता है फ्यूचर में? 0.01 ऑन द ट्रेडेड प्राइस। सेलिंग ऑप्शन में 0.05। ठीक है, ऑन प्रीमियम 0.125 ऑन सेटलमेंट, अगर एक्सरसाइज किए तब। प्रीमियम अगर आपने एक्सरसाइज किया तो 0.125। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज ऑन बायर साइड कितना होता है? 0.002% फॉर फ्यूचर, और ऑप्शन के लिए 0.003%। जीएसटी 18% है सब में। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट में आईपीएफटी की फीस कितनी होती है? एनएससी में 10 रुपीज पर करोड़। ठीक है, प्लस उसमें भी जीएसटी 18%। ठीक है, ये चार्जेस भी आते हैं। ठीक है, अभी जीएसटी का रेट कुछ कम ज्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ तो 18% ही है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अगर आप सितंबर तक एग्जाम दे रहे हैं और जीएसटी चेंज नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें भी आज पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा है कि स्टॉक में कुछ जीएसटी कम किया गया हो, या एफएनओ में कुछ जीएसटी रेट जो 18% है, जो ब्रोकरेज या एक्सचेंज फीस में लगती है, उसको कुछ कम किया गया हो, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन ये चार्जेस आते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है? बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। आप बाय कर रहे हो 100 में, करना चाह रहे हो, लेकिन आपको वो प्राइस मिल रहा है 102 में, तो जो 2 रुपए का डिफरेंस है वो इम्पैक्ट कॉस्ट हुआ, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, स्प्रेड वाइडर होता है इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अगर आप इमीडिएट 102 पे बाय किए और 102 पे सेल करना चाह रहे हो, तो वापस आपको बायर एक 102 में नहीं मिल रहा है, वो हो सकता है 100 में ही मिल रहा हो वापस, या 98 में। तो जो डिफरेंस है, ठीक है, उसके उसके कारण आपको ट्रेड में जो अनफेवरेबल ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है? रिफर टू यूजिंग ऑटोमेटेड प्री प्रोग्राम स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूट ऑर्डर बेस्ड ऑन प्राइस, टाइम, वॉल्यूम एंड अदर मार्केट कंडीशंस। एल्गोरिदम्स से क्या होता है? हाई स्पीड बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होते हैं। पर सेकेंड 10,000 ऑफ ट्रेड ले सकते हो पर सेकेंड, लेकिन पर सेकेंड 1000 ऑफ ट्रेड जिसमें वॉल्यूम नहीं है, उसमें कहां से लोगे? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करूं, किसी स्टॉक में 1 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम बनता ही नहीं है, तो उसमें कैसे लोगे आप? तो एल्गोरिदम भी वही काम आता है जहां पे थोड़ी लिक्विडिटी हो, जहां वॉल्यूम हो। ठीक है, आप कोई पेनी स्टॉक में चाहो तो 10,000 या 10,000 ट्रेड पर मिनट भी नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि उसका टोटल वॉल्यूम ही 50,000 दिन का रहता है, या और भी कम होता है, 20,000। ठीक है, रेगुलेटरी नोट। सेबी ने कॉशन किया अगेंस्ट द अनरेगुलेटेड एल्गो परफॉर्म फॉर प्रॉमिस फॉर हाई रिटर्न। उनका ये कहना है कि जो एल्गो आपको बोलते हैं कि हम आपको हाई रिटर्न जनरेट करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ब्रोकर प्रोवाइडिंग एल्गो मस्ट नॉट एडवर्टाइज गारंटीड रिटर्न। जो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहे हैं एल्गो, उनको क्या कहा गया कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। ठीक है, मिस सेलिंग नहीं करना है। ओके, ट्रेडिंग ट्रैकिंग एफएनओ मार्केट डेटा, उसमें क्या क्या दिखता है अपने को? जब अपन एफएनओ का डेटा देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल दिखता है, जैसे अंडरलाइन सिंबल्स, लाइक जैसे फ्यूचर है तो एफयूटी लिखा रहता है, ऑप्शन है तो ओपीटी लिखा रहता है। प्राइस में ओपन, हाई, लो, लास्ट ट्रेडेड, क्लोजिंग प्राइस, ओपन इंटरेस्ट कितना है, वॉल्यूम है, टर्नओवर कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए। ठीक है, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर लिखे रहते हैं फ्यूचर्स में। लार्जेस्ट इंक्रीज इन ओपन एंड ड्रॉप इन ओ आई, पीसीआर रेशोज का भी उसमें डिटेल रहता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कुछ अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग इसमें और पता करना हो, मुझसे आप पूछ सकते हो।
मैं कोशिश करूंगा और आपके नॉलेज को बढ़ा सकूं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दी। अगर आप चाहो तो अब एग्जाम को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो। आज 4 तारीख है। आप 10 डेज मीन्स आज से 10 दिन के बाद का, या अगर आपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 5 अच्छे से किया है तो आप उससे भी पहले एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम देने में, शेड्यूल वाला डेट नहीं मिलता, या जिस दिन आप चाहो उस दिन आप एग्जाम नहीं दे पाते। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, ठीक है। कि IRR, यस यस। सर इसमें आईवी नहीं दिया है क्या, ऊपर के जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें? इसमें आईवी नहीं दिया है, लेकिन आईवी भी होता है। हाँ इसमें डेल्टा भी होता है, यानी कि ऑप्शन ग्रीक्स भी होते हैं। डिपेंड करता हाँ। है कि आप ब्रोकर कौन सा यूज कर रहे हो, ओके ओके। ठीक है। ये एक मॉनिटरिंग डेटा दिया है, जैसे अपन कोई स्क्रीन खोलते हैं, हाँ ठीक है, जनरल जनरल। जनरल। लेकिन कई जगह नहीं दिया रहता है, ओके। उसके चार्जेस लेते हैं ना, कई जगह चार्जेस वाले भी रहते हैं। तो आईवी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवी है, डेल्टा, गामा, थीटा, उस पूरे ग्रीक्स दिए रहे हैं FNO के, ठीक है। तो IRR क्या है कि अगर ब्रोकर का ट्रेडिंग सिस्टम फेल हो गया ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा, कि क्लाइंट अपनी ओपन पोजीशन को क्लोज कर सके, ठीक है, और कैंसिल कर सके पेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रोकर कैन रिक्वेस्ट एक्टिवेशन ऑफ IRA ड्यूरिंग आउटेज वंस इनेबल, ऑल क्लाइंट आर नोटिफाइड। आपको ईमेल या SMS के द्वारा उनको इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है सब जगह। नई पोजीशन नहीं ले सकते IRR में, ठीक है। न्यू पोजीशन नहीं ले सकते, बस अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर सकते हो, ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। IRRA कवर करता है मल्टीपल एक्सचेंज एंड सेगमेंट, इंक्लूड अ एडमिन कंसोल फॉर ब्रोकर टू असिस्ट क्लाइंट, ठीक है। तो इसकी कुछ वैलिडिटी रहती है क्या, ये जो कैंसलेशन होता है उसकी फिर ट्वेंटी नहीं वो फोर तो आवर नहीं नहीं, जो प्लेटफॉर्म वो ओपन करते हैं ना, उसमें केवल आप कैंसिल कर सकते हो अपने ऑर्डर्स को। मान लो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको आप कैंसिल कर दो, या आपकी पोजीशन ओपन है उसको आप क्लोज कर सकते हो, ओके। ठीक है। ये रिटेलर्स के लिए होता है, नॉट फॉर एल्गो और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ठीक है। इंश्योर करना रहता है कि टेक्निकल फेल्यूर अगर किसी ब्रोकर की हुई तो डजंट ट्रैप इन्वेस्टर इन ओपन डेरिवेटिव पोजीशन, कोई ट्रैप ना हो जाए, किसी को ज्यादा लॉस ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको बोलते हैं स्पॉट, ISPOT, फॉर रिपोर्टिंग सच इंसिडेंट। आप एज अ ब्रोकर, आपको बताना भी है, रेगुलेटर को स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग करनी है, रूट कॉज एनालिसिस देनी है टेक्निकल ग्लिच की बाई ब्रोकर। क्या होता है कि ब्रोकर हो सकता है कि आपको बोल रहा हो टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो सच बोल रहा हो, तो उसके लिए भी सेबी को आपको एज अ ब्रोकर पूरी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। ये आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, जनरली बहुत इजी रहते हैं, चैप्टर 6 से 10 बहुत इजी। इसको आप अगर चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन रिवीजन के पॉइंट्स है, जो डिटेल है ना, वो चैप्टर 3 4 5 है। ये सब कहीं ना कहीं अपन से बन भी जाते हैं, अगर अपन नहीं भी जानते और मार्केट में एक्टिव है ना, तो इन सब का आंसर अपने से बन जाता है, ठीक है। फिर वो चैप्टर 7 में क्या आ गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड नोवेशंस। क्लियरिंग का क्या काम है, क्लियरिंग सेटलमेंट करना आपका, ठीक है। आपको काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क से बचाना, ठीक है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, फुल्ली ऑब्लिगेशन लेता है कि आपको गारंटी सेटलमेंट देगा, या तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे, इक्विटीज यानी कि सिक्योरिटीज मिलेगी, या तो आपका फंड मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर है ये टाइप ऑफ क्लियरिंग मेंबर। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, जो अपने ट्रेड और अपने क्लाइंट के ट्रेड जो ब्रोकर्स है उसको कर सकते हैं। उसके लिए सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए कितना नेटवर्क चाहिए, 1 करोड़। ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर के लिए कितना चाहिए, जो अपने ट्रेड को भी क्लियर करे, अदर ट्रेडिंग मेंबर के भी ट्रेड को क्लियर करे, उसके लिए कितना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, जो क्लियरिंग के अलावा कुछ ना करे, ठीक है।
प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर को कितने चाहिए रहते हैं? 3 करोड़ फॉर अ फुल क्लियरिंग मेंबर। ठीक है, 3 करोड़ या 300 लाख आता है, कई बार क्वेश्चन में आता है 300 लैक्स, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लियरिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेटल करना अपने सभी ट्रेड को ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स। ठीक है, क्लियरिंग क्या होता है? सेम है कि कैलकुलेटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ ईच ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर्स की कितने ऑब्लिगेशन है, उनकी नेट पोजीशन लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको पे इन या पे आउट करना। पे इन किसको बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ फंड या सिक्योरिटी ओन। पे आउट मींस रिसिप्ट ऑफ फंड या सिक्योरिटी लीज। ठीक है, सभी क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग बैंक अकाउंट खोलना होता है, एक पर्टिकुलर बैंक को क्लियरिंग बैंक अकाउंट बोलते हैं वहां पे, और डेली सेटलमेंट होता है वहां पे एफएनओ का। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिन मांगी जाती है सभी ट्रेडिंग मेंबर से, और वो ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट से मांगता है टू कवर पोटेंशियल लॉस। अगर ट्रेडिंग मेंबर ब्रीच करता है रिक्वायर मार्जिन, तो ठीक क्या करते हैं क्लियरिंग मेंबर? उनकी पोजीशन को एक्सपो यानी कि कट कर देते हैं, या तो पेनल्टी भी लगाते हैं। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, आप दिस मीन्स अ ट्रेड एग्जीक्यूट ऑन वन एक्सचेंज कैन बी क्लियर थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ अनदर एक्सचेंज। एक एक्सचेंज का क्लियरिंग है, दूसरे एक्सचेंज से भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दूसरे एक्सचेंज का भी क्लियर कर सकता है। ब्रोकर कैन चूज अ सिंगल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर सेटिंग ट्रेड फ्रॉम मल्टीपल एक्सचेंज। ठीक है, इससे क्या होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में भी कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, सेटलमेंट कैसा होता है एफएनओ में? M2M, एवरीडे ट्रेडिंग, जो अपन लास्ट का जो लास्ट 30 मिनट का जो प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग M2M सेटलमेंट होता है। अगर आप लॉस में हैं तो आप उतना पैसा आपसे डेबिट करके जो प्रॉफिट में उनको दे दिया जाता है। ठीक है, डेली सेटलमेंट होता है। एक्सपायरी वाले दिन फिजिकल डिलीवरी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, अगर एक्सपायरी के दिन आपने अपनी पोजीशन ओपन रखी, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो। इंडेक्स डेरिवेटिव हमेशा याद रखिएगा कैश सेटल्ड होते हैं। ठीक है, डेली एमटीएम क्या होता है? लास्ट 30 मिनट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कोई भी। लास्ट सर, लास्ट 30 मिनट का वेटेज। वेटेज प्राइस, वेटेज एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, जिसको वीवैप भी बोलते हैं, VWAP, वॉल्यूम वेटेज जी। एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 30 मिनट ऑफ ट्रेडिंग, उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपकी पोजीशन कहां से शुरू होगी? लास्ट डे जहां पे क्लोज हुई थी। ट्रेडिंग क्लोज हुई थी। लेकिन जो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस था वो आपको पैसा दे दिया जाएगा या तो आपसे ले लिया जाएगा। अगर लॉस में हो, मान लो 100 पे चल रहा था, आपने पोजीशन ली, क्लोजिंग टाइम में 105 आ गया, तो ये ₹5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है? लास्ट 30 मिनट ऑफ वेटेज प्राइस ऑफ अंडरलाइन, अंडरलाइन लिखा है ना, एक फ्यूचर का प्राइस नहीं, कैश का प्राइस, लास्ट 30 मिनट में उसका प्राइस क्या रहा। ठीक है, फॉर कैश सेटलमेंट फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर के लिए। ठीक है, और फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है फ्यूचर का? आपको तो डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी। इंडेक्स में होता है बस कैश सेटलमेंट फ्यूचर में। सर यहाँ ऊपर पे वाले तो चैप्टर में सर फाइनल सेटलमेंट का सर लिखा हुआ था कि जो फाइनल सेटलमेंट होती है लास्ट डे के उसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। लास्ट डे के, परफॉर्मेंस के ऊपर, लास्ट डे के वेटेज के ऊपर होती है जो हाँ एक्सपायरी ठीक है की ना, लास्ट। हाँ तो वही चीज तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि वो लास्ट डे फ्यूचर के में होती है भाई। लास्ट 30 मिनट में जो अंडरलाइन की प्राइस होती है, अंडरलाइन में जो स्पॉट प्राइस है, कैश, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, फ्यूचर के प्राइस की नहीं, जो कैश में उसका जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लास्ट 30 मिनट, वो भी इंडेक्स के लिए। फिजिकल शेयर्स की तो जो अगर फिजिकल डिलीवरी लेनी है उसको तो आपको, या तो आपने लॉन्ग किया है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और शॉर्ट किया है तो डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं दिए तो पेनल्टी लगेगा। सिंपल बात, एकदम सिंपल। फिजिकल सेटलमेंट जो होता है, कैश सेटलमेंट किस में होता है? इंडेक्स फ्यूचर में। फिजिकल सेटलमेंट स्टॉक फ्यूचर्स में होता है। लॉन्ग पोजीशन लिए हो तो डिलीवरी लो,
दे लेना पड़ेगा, उतना पैसा भी रखना पड़ेगा आपको अकाउंट में। और शॉर्ट पोजीशन लिए हो तो उतना पैसा भी तब भी रखना पड़ेगा, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी ना। आपके बदले में अगर आपने डिलीवरी नहीं दी तो पेनाल्टी भी लगेगी, लगती है ना पेनाल्टी। बहुत लोग बोलते हैं यार पेनाल्टी लगी, अपने को पता कुछ नहीं था। तो आपने जाने अनजाने या कैसे भी आपने ट्रेड को तो ओपन जो छोड़ दिया, पेनल्टी लगती है वो प्रॉफिट पे लगती है या फिर टोटल मार्जिन पे लगती है? आपका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग भी लगती है, वो डिपेंड करता है, बहुत लंबी पेनाल्टी रहती है। क्योंकि आपके कारण ट्रेडिंग मेंबर को पेनाल्टी लगती है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग मेंबर, और ट्रेडिंग मेंबर आपसे वसूलता है फिर। ये 7,12,000 रुपए ना एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। अगर आपने डिलीवरी नहीं दी तो 7,12,000 के अनुसार लगेगी पेनाल्टी। कई लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी पेनाल्टी लगी है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है। फिर ऑप्शन सेटलमेंट आपको पता है, एज अ ऑप्शन बायर अपन ने तो प्रीमियम पेड किया है, सेलर उसको रिसीव किया है। तो एज अ ऑप्शन बायर अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की एक्सपायरी वाले दिन, तो सेलर को डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी। अगर इन द मनी है, इंडियन मार्केट में इन द मनी है, तो यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन स्टाइल के अनुसार केवल एक्सरसाइज एक्सपायरी वाले दिन होता है। इंडेक्स ऑप्शन है तो वो तो कैश में सेटल हो जाएगा। ठीक है। जो डिफरेंस होता है स्ट्राइक माइनस क्लोजिंग प्राइस फॉर कॉल, एंड पुट के लिए स्ट्राइक माइनस अंडरलाइन फॉर पुट। ठीक है। अंडरलाइन क्लोजिंग लेवल तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में क्या होगा, आपने कॉल खरीदा था, इन द मनी हो गया, आपने एक्सरसाइज किया, तो आपको बाय करना पड़ेगा शेयर एट स्ट्राइक प्राइस। और जो शॉर्ट कॉल राइटर है उसे डिलीवर करना पड़ेगा शेयर्स एट दैट प्राइस। जो सेलर है ना उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी, आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। पुट में क्या होगा, लॉन्ग पुट है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी और सेलर को लेनी पड़ेगी, पुट सेलर को। ठीक है। तो ये स्टॉक ऑप्शन के क्लियरिंग होते हैं। ठीक है। लास्ट एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, ये सब घटनाएं होती हैं, इसलिए उनसे आप आपसे से ज्यादा मार्जिन मांगी जाती है। लोग बोलते हैं ना एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर लो। कई लोग ये भी बताते हैं ना, हमने 10 लाख क्वांटिटी खरीदी थी एक्सपायरी वाले दिन, 1 रुपए का कोई स्टॉक चल रहा था किसी का ऑप्शन। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं सोशल मीडिया में, या तो रियल में ट्रेड करते भी होंगे तो कोई इतना रिस्क नहीं लेगा अगर किसी के पास पैसे पड़े भी है तो। मैं सोशल मैं ट्विटर में देखता हूँ कि कोई लोग बता रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिन उसने एशियन पेंट्स का आउट ऑफ द मनी का, ठीक है, यानी 2-4 महीने की बात बता रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी का कुछ खरीदा था उन्होंने, और सेम डे एक्सपायरी वाले दिन उसका प्राइस 100 टाइम हो गया। मैं बोला पॉसिबल नहीं है, आप तो वैसे भी खत्म थे। क्योंकि लिक्विडिटी अगर नहीं रहेगी आपको तो डिलीवरी या लेनी या देनी पड़ जाएगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो, कभी भी कैलकुलेट करो कि सामने वाला कितना बड़ा झूठ बोल सकता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर बिलीव करो। तो ये सब रिस्क होता है उसमें, डिलीवरी लेनी पड़ी या देनी पड़ी ना उतने में खत्म हो जाएगा। जो 10-20 हजार रुपए में ट्रेड कर रहे हो, खाते में 50 हजार रुपया है, 1 लाख रुपए है, तो उतना भी काफी नहीं होता है कई यस सर। बार। आज आज सर हाँ जैसे सेंसेक्स था सर, मैंने 2 लॉट सेल करे हुए थे, मेरे पास मार्जिन था 1 लाख का। हाँ वो मैं कल लेकर के गया था ओवरनाइट पर, लेकिन आज हाँ उसका आज वो जो 50 वाला प्रीमियम था वो उसने हाई लगाया 486 रुपए का। 80,800 की, 80,900 की कॉल ने। हाँ और सर वो चीज ना जीरो भी हुई एंड ऑफ आकर के, पर लेकिन सर मेरा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एक लॉट शॉर्टफॉल में आकर के एक्सचेंज ने काट दिया। हाँ, वो होता है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती ना। वो कई हाँ बार एक्सचेंज काट देता है, लगता है ना उनके पास पैसे नहीं है, आपके पास। हाँ आप बायर हो कि सेलर हो उससे मतलब नहीं है। अगर एक्सपायरी वाले दिन आपके पास पैसे नहीं है ना, वो कब पोजीशन काट देंगे। एक्सचेंज नहीं काटा होगा, आपके ब्रोकर ने काटा होगा। ब्रोकर को क्लीयरिंग मेंबर, क्लीयरिंग ने, और क्लीयरिंग एक्सचेंज केवल बाय और सेल कराता है, ये बाकी काम ये लोग का होता है। ठीक है। तो फिर होता है मार्जिन सिस्टम।
स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, स्पैन का फुल फॉर्म है SPAN, इसको याद रखिएगा। इनिशियल मार्जिन कैसे लगती है? इनिशियल मार्जिन लगती है वैल्यू एट रिस्क के अनुसार। 99% कॉन्फिडेंस जब होता है ना, 99% चांस है कि उस रेंज तक रहेगा, तो वैल्यू एट रिस्क के अनुसार लगती है इनिशियल मार्जिन। कई बार 10% लगती है, कई बार 20 लगती है, कई बार और ज्यादा लगती है। इनिशियल मार्जिन बायर एंड सेलर दोनों को पेड करनी पड़ती है, लेकिन ऑप्शन में इनिशियल मार्जिन केवल सेलर पेड करता है, राइटर या सेलर ही पेड करता है मार्जिन, ठीक है, उनकी ऑब्लिगेशन होती है। बायर तो केवल उसने जो प्रीमियम पेड की है उतना ही उसका रिस्क है, इसलिए उनसे मार्जिन नहीं मांगी जाती है, ठीक है। तो ये इनिशियल मार्जिन हो गए। एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है? एडिशनल मार्जिन कवर टेल रिस्क बियॉन्ड स्पैन VAR, उससे ज्यादा की हो तो एक्स्ट्रा मार्जिन भी आपसे मांगी जा सकती है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी कि इतना एक्सट्रीम, यानी कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली। प्रीमियम मार्जिन, जब आप ऑप्शन को सोल्ड करते हो तो अनपेड प्रीमियम इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो चार्ज करता है वो प्रीमियम मार्जिन होती है, ठीक है। जितना क्लाइंट ने नेट प्रीमियम पे किया अंटिल द बायर पे इट एज सेटलमेंट, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर होता है असाइनमेंट मार्जिन। इन द मनी ऑप्शन अगर एक्सरसाइज हुआ तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन क्या मांगता है? असाइनमेंट मार्जिन ऑन ऑप्शन राइटर इक्वल टू देयर पेंडिंग एक्सरसाइज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है? द मार्जिन इज इंश्योर ऑप्शन सेलर हु ओ मनी और शेयर एट एक्सरसाइज हैव सफिशिएंट कोलेटरल अंटिल फाइनल सेटलमेंट इज डन। फाइनल सेटलमेंट के होने से पहले असाइनमेंट अगर आपको मिला, आपको अगर इन द मनी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया, तो प्रीमियम असाइनमेंट मार्जिन भी आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। फिर फ्यूचर, द डेली MTM लॉस, नेक्स्ट नेक्स्ट डे आपका शुरू हो जाता है न्यू 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 पोजीशन से, तो इंट्राडे क्रिस्टलाइज लॉस के अकॉर्डिंग भी आपसे मार्जिन मांगा जाता है, ठीक है। अगर ट्रेड क्लोज हुआ एग्जिस्टिंग पोजीशन एट अ लॉस ड्यूरिंग द डे, द सिस्टम कैन रिक्वायर दैट लॉस टू बी पेड इंट्राडे बाय रिड्यूसिंग अवेलेबल कोलेटरल। सेम डे उतना रिड्यूस कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, डिलीवरी मार्जिन। अगर आपको डिलीवरी चाहिए, फिजिकल डिलीवरी में चले गए आप, ठीक है, आपकी पोजीशन फिजिकल डिलीवरी में चली गई, ठीक है, तो ये 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो इक्विटी में आपने देखा होगा इन द मनी ऑप्शन है या एट द मनी के आसपास है, तब भी आपसे ज्यादा मार्जिन मांगी जाती है एक्सपायरी के 4 दिन पहले, चाहे वो थर्सडे हो चाहे फ्राइडे जो होता है ना, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी किसी ऑप्शन, ठीक है, स्टॉक की, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे ज्यादा मार्जिन मांगी जाएगी, वो डिलीवरी मार्जिन होती है, ठीक है। सेबी ने एलिमिनेट कर दिया ओल्ड शॉर्ट ऑप्शन प्रीमियम चार्जेस, एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्जिन फॉर डीप आउट ऑफ द मनी राइटर्स फ्रॉम फरवरी 2020, ठीक है। सिंप्लीफाई द मार्जिन स्ट्रक्चर, नेट ऑप्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है, इज नॉट एक्सचेंज इन कैश डेली, इंस्टेड एड टू द मेंबर कोलेटरल, ठीक है। मार्जिन कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग, आपको क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन इन्फॉर्म ब्रोकर ऑफ ईच क्लाइंट मार्जिन रिक्वायरमेंट डेली। ये देखे आपने, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है ब्रोकर को कि आप ईच क्लाइंट की मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रोकर मस्ट कलेक्ट एटलीस्ट देयर दिस रिक्वायरमेंट मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट एंड रिपोर्ट द कलेक्टेड अमाउंट टू द एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज को रिपोर्ट करते हैं। अगर शॉर्टफॉल हुआ तो पेनलाइज हो गए, इसलिए पीक मार्जिन का जो रूल है उसको टाइटन कर दिया गया 2020 में, ठीक है। पहले ब्रोकर समटाइम अलाउ करते थे इंट्राडे लिवरेज एज लॉन्ग एज एंड ऑफ द डे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, उस बीच में एक्सचेंज को आपको 4 रैंडम स्नैपशॉट भेजने हैं इंट्राडे मार्जिन की, ठीक है, कि ब्रोकर मस्ट इंश्योर क्लाइंट हैव मेड द पीक मार्केट इंट्राडे मार्जिन एज वेल, ठीक है। द हाईएस्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द डे इज कंपेयर टू अवेलेबल फंड, और कोई भी शॉर्टफॉल होगा तो आपको लेना है इनकर्ड एज अ पेनाल्टी, जो भी शॉर्टफॉल हुआ पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। ब्रोकर ऑल्सो nowadays required to use pledge or replace system for client security posted as margin, ठीक है। क्लाइंट मस्ट प्लेस सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ ब्रोकर मार्जिन अकाउंट वाया
डिपॉजिटरी रेदर देन ट्रांसफरिंग देम आउटराइट। ठीक है। पोजीशन लिमिट ये पता है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइंट लेवल पे आप किसी भी सिंगल क्लाइंट ओपन पोजीशन किसी भी स्टॉक डेरिवेटिव में 1% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप से ज्यादा नहीं ले सकते, या 5% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा आप किसी एज अ सिंगल क्लाइंट आप पोजीशन नहीं ले सकते, विच एवर इज हायर। एज अ ट्रेडिंग मेंबर इंडेक्स डेरिवेटिव में, ठीक है, ऑल क्लाइंट पोजीशन लिमिट कितनी है, 7,500 करोड़ और 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट एज अ ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर लेवल। फॉर स्टॉक डेरिवेटिव कितना है, ट्रेडिंग मेंबर कंबाइंड फ्यूचर एंड ओपन पोजीशन स्टॉक की कितनी, 20%। ठीक है, ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है पोजीशन लिमिट। MWPL आप जानते होंगे, जब ओपन इंटरेस्ट की जो लिमिट है 95% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हो जाती है, तो क्या होता है, बैन पीरियड में चला जाता है। बैन पीरियड में क्या होता है, आप न्यू पोजीशन नहीं ले सकते। हाँ, आपकी जो पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। नई पोजीशन लेने के लिए ओपन इंटरेस्ट को फॉल बैक होना पड़ता है 80% और बिलो द MWPL। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा। 95% अगर हुआ तो बैन हो जाता है, लेकिन 80% से फिर नीचे आता है, 80% और बिलो, तब फिर से आप न्यू ट्रेड ले सकते हो। अप्रैल 2025 से एक्सचेंज ऑल्सो मॉनिटर पोजीशन लिमिट इंट्राडे, आपकी पोजीशन इंट्राडे भी मॉनिटर की जाती है फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपने इफ अ लिमिट ब्रीच, ठीक है, तो मेंबर मस्ट होल्ड फर्दर पोजीशन, आपका एज अ मेंबर आपका पोजीशन हॉल्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और टू टेक स्टेप टू रिड्यूस एक्सपोजर। ठीक है, फिर वही है, वायलेशन करोगे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, फिर है सेटलमेंट गारंटी फंड, ये अपने से ही लिया जाता है, लेकिन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन कोर्स SGF है फॉर ईच सेगमेंट, गारंटी लेती है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर कोई क्लीयरिंग मेंबर ही डिफॉल्ट कर गया ऑन पेमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ लिक्विडिटी, तो जो सेटलमेंट गारंटी फंड है उससे आपको सेटलमेंट किया जाएगा, उसके फंड से। ठीक है, द contribute to SGF come from clearing member exchange and the fund is monitored so that it cover the default of member to exposure। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें यहां से क्वेश्चन आते हैं ना। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, अगर ब्रोकर डिफॉल्ट कर गया तो इट्स असेट और नॉट इनफ टू फुली कंपनसेट इन्वेस्टर वैलिड क्लेम, तो अगर उसके असेट्स इनफ नहीं है तो क्या होगा, IPF यूज करेगा, कंपनसेट करेगा इन्वेस्टर अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, जो 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख से नीचे को बोला जाता है छोटे ट्रेडर्स है, तो उनको तुरंत आपको सेटल किया जाएगा। और जो 25 लाख से ऊपर होते हैं ना, उनको सेटलमेंट धीरे धीरे कम किया जाता है। ठीक है, रिसेंट रिस्क कंट्रोल मेजर, सेबी ने इंप्लीमेंट किया एडिशनल मेजर टू स्ट्रेंथ द इक्विटी डेरिवेटिव, सेबी का रूल यही चलता है। तो अब फरवरी 2025 100% अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, ब्रोकर मस्ट कलेक्ट द फुल प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बाय बिफोर ट्रेड। ठीक है, आपको लीवरेज में नहीं कर सकते बाय, एक्सेसिव बाय। ठीक है, नो कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डेट, फरवरी 2025। इफ टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द सेम डे मार्जिन कैन नॉट बी ऑफसेट। ठीक है, अप्रैल 2025 से इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। ठीक है, एटलीस्ट 4 स्नैपशॉट आपको भेजने हैं, 4 स्नैपशॉट याद रखिएगा। नवंबर 2024 से कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले क्या था, 5 लाख था, आपसे 15 से 20 लाख के रेंज में आ चुका है। ठीक है, जो रिड्यूस क्या होता है, लॉट साइज जो था वो भी बढ़ गया। ठीक है, एडिशनल टेल रिस्क मार्जिन ऑन एक्सपायरी, शॉर्ट पोजीशन ऑन इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डेट गेट एक्स्ट्रा 2% एक्सट्रीम लॉस मार्जिन टू कवर सडन मूव व्हेन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इज हाई। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी रिसाइलेंस, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। साइबर सिक्योरिटी साइबर रिसाइलेंस वर्क, CSCRF इसका फुल फॉर्म पूछता है। इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025
all market infrastructure institution intermediary including stock broker must implement measure anticipate withstand contain recover from evolved कोई भी साइबर अटैक से बचने के लिए आईटी की ऑडिट होती है, प्रोटेक्ट करना है ट्रेडिंग सिस्टम को, इन्वेस्टर डेटा को, ठीक है, यही सब है इसमें साइबर से रिलेटेड, थ्रेट ना हो, कोई हैक ना कर ले, इस टाइप के। फिर देखिए लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, अपन को पता है कि SCR है, चैप्टर रहने दो बस। हाँ यहीं तक रहने दो। हेलो, हाँ वह हो जाएगा। चलो ठीक है, और यहां तक कोई सर, डाउट? नहीं सर, इसमें तो नहीं है सर। मैं